आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा गैस करके मुझे बताइए कि हम किसकी कविता पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आपने वह तोड़ती पत्थर कविता पढ़ी? कौन है उसके लेखक? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाल ही में पढ़ी है आपने, पिछले सालों में ये कविता पढ़ी है। इसके साथ आपने भिक्षुक कविता भी पढ़ी होगी, वो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। आपने एक संस्मरण पढ़ा होगा, बसंत का अग्रदूत। किसको कहा जाता है बसंत का अग्रदूत? बसंत का अग्रदूत किस व्यक्ति को कहा जाता है? कौन से कवि को बसंत का अग्रदूत अज्ञे ने कहा है? निराला को, क्योंकि उनका जन्म बसंत पंचमी को हुआ था। मतलब उनका जन्म तो हो गया था 1897 में, पर 1930 से उनका जो जन्मदिन है वो बसंत पंचमी के दिन मनाने की शुरुआत हुई थी। उसी दिन से हम निराला जयंती मनाने लगे। तो निराला एक हमारे भारतीय हिंदी साहित्य की जो छायावादी कविता है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। आपने छायावाद का नाम सुना है? छायावाद के 4 कवि बहुत प्रमुख माने गए हैं, बताइए कौन कौन से? वेरी गुड। महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। इन सब ने, मतलब छायावादी कविता की विशेषता क्या होती है? जो छायावादी कविता होती है उसमें सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि ये प्रकृति के जो उपादान है, प्रकृति की जो विभिन्न जो सौंदर्य हमें प्रकृति का दिख रहा है, इस पूरे प्राकृतिक सौंदर्य का वो मानवीकरण करके हमारे सामने रखते हैं। प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण, मतलब प्रकृति का बड़ा जो प्रकृति में जो सौंदर्य है उसका चित्रण वो हम हमारे सामने रखते हैं और उसमें उसका मानवीकरण करते हैं। मानवीकरण का मतलब प्रकृति को सजीव की तरह, एक मानव की तरह उसका चित्रण करते हैं। छायावादी कविता में आप ये देखिए, भाषा की तत्समता मिलेगी, बिंबात्मकता बहुत मिलेगी हमको, अलंकारिकता हमको बहुत मिलेगी, साथ ही साथ उसमें रहस्यानुभूति मिलेगी। सारी जो छायावादी कविताओं की विशेषताएं हैं, इन सारी विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली, हमारे सामने प्रकट करने वाली एक कविता है जिसका नाम है संध्या सुंदरी। और आज हम उसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं, संध्या सुंदरी। नाम से मालूम पड़ रहा है आपको, संध्या सुंदरी। संध्या मतलब इवनिंग, शाम, और शाम को क्या बता दिया है? सुंदरी। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई कि प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण होता है, यानी कि संध्या का चित्रण होगा इसमें, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि प्रकृति का क्या किया जाता है? मानवीकरण किया जाता है। तो संध्या को क्या बता दिया उन्हें? सुंदरी। संध्या को क्या बता दिया? सुंदरी। यानी कि संध्या का मानवीकरण कर दिया या नहीं कर दिया? कौन सा अलंकार है संध्या सुंदरी में? जब हम उपमेय उपमान को एक कर देते हैं, कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। ठीक है, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कविता पढ़ते हैं, संध्या सुंदरी, जो आपकी कोर्स में अभी आई है। सबसे पहले इस कविता को मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आप इस कविता के सौंदर्य का, इस कविता की जो भाषा है, जो इस कविता का भाव है, उसका आनंद लीजिए। हो सकता है कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आए, तो वो शब्द के अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगी। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। कुछ समझ में आया? दिवसावसान का समय था, मेघ में आसमान से वह संध्या सुंदरी परी सी उतर रही है धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास। मधुर मधुर हैं दोनों उसके होठ, मधुर मधुर हैं दोनों उसके होठ अधर, किंतु गंभीर नहीं है उनमें हास्य विलास। हंसता है तो केवल एक तारा, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले बालों में हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता, अलसता की, अलसता माने आलस्य, अलसता की सी लता, किंतु कोमल की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर, सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहां, चाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बसती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं बसती उसके हाथों में कोई वीणा। बताइए कौन सी देवी है जिसके हाथों में वीणा बजती है? पर यहाँ पे जो संध्या सुंदरी है उसके हाथों में वीणा नहीं बज रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नुपुरों में भी रुंझन 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 नहीं। नुपुर जो पैरों में अपन पायल पहन के उसमें घुंघरू लगे रहते हैं ना, तो जब चलते हैं तो आवाज होती है रुंझन रुंझन। वो कह रहे रुंझन की आवाज भी नहीं आ रही है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप
चुप है गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में, आसमान में, व्योम मंडल में जगती तल में, धरती पर व्योम मंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमिलनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में क्षिति मानी धरती, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में। 5 नाम आए हैं। क्या है ये 5 नाम? क्षिति मानी धरती, जल मानी पानी, नभ मानी आकाश, अनिल मानी हवा और अनल मानी अग्नि। क्या है ये 5? क्या कहा जाता है इन 5 को? हमारा शरीर किनसे बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। और क्या है? कुछ नहीं। और क्या है? कुछ नहीं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सहस ने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अपने अंक पर, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में जब हो जाती वह लीन, अर्धरात्रि की निश्चलता में जब हो जाती वह लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, विहाग पता है क्या होता है? एक राग है, एक संगीत की जो राग होता है, जो अपन कहते हैं राग भैरवी, राग मालकोस, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे एक राग है संगीत की विहाग। और ये विहाग जो राग है वो रात्रि में गाया जाता है, वो भी रात्रि के दूसरे प्रहर में, लगभग 9 बजे से लेके 12 बजे तक का जो टाइम होता है ना, उस समय ये राग गाया जाता है। आपने कई ऐसे गाने भी सुने होंगे जो हमारी फिल्मी दुनिया में विहाग राग पर बने हैं। सुना एक बहुत प्यारा सा गाना है, बीती ना बिताए रहना, या जिंदगी के सफर में, सुना ना? तो ये जो संगीत है की जो राग है उसको विहाग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल जाता तब एक विहाग, यानी कि उस समय कवि के मन से एक गीत निकल जाता है, एक कविता निकल जाती है। क्लियर बेटा? समझ में आया आपको ये सब? कविता आपको समझ में तो नहीं आई, पर आप जो कह रहे थे कविता सुनने में मजा आया। और वास्तव में मैं आपको बताऊं, निराला की कविता, और यदि निराला के मुंह से वो कविता पाठ जब होता था, मैंने तो नहीं देखा बेटा कभी भी निराला को काव्य पाठ करते हुए, पर सुना है मैंने। मेरे फादर को बहुत शौक था काव्य पाठ सुनने का, वो जाया करते थे कवि सम्मेलन में। तो बताते हैं कि जब निराला कविता पाठ करते थे ना, तो ऐसी निस्तब्धता, ऐसी शांति छा जाती थी। और क्या तो उनका स्वर था। एक्चुअली में क्या, निराला खुद बहुत अच्छे संगीतकार थे और उनका स्वर बहुत मीठा था, वो खुद बहुत अच्छा गाते थे। और जब वो अपनी कविता गाते थे ना, तो क्या समा बन जाता था, बहुत शानदार समा बन जाता था। इसलिए आपको कविता सुनने में बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। उसका कारण क्या है कि कविता में तत्सम शब्दों की बहुलता है, जो संस्कृत से आए हैं। कविता में सामसिक शब्दों की बहुलता है, मतलब 2 शब्दों को मिला के नए शब्द बनाए गए हैं। कविता में संधिज शब्द है, संधियों से मिलाकर शब्द बनाए गए हैं। तो वो कठिन शब्द है थोड़े से, जो परिनिश्चित और परिमार्जित हिंदी में होते हैं। मैं आपको इनका शब्दार्थ बताती हूँ, फिर आपको यह कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस कविता के जो कुछ शब्द हैं ऐसे जो बहुत कठिन है। दिवसावसान का, दिवसावसान, तो 2 शब्द है, दिवस अवसान। दिवस का मतलब होता है दिन, अवसान का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना, यानी कि दिन क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। अब बताइए, जब दिन समाप्त होता है तो कौन सा समय होता है? शाम का समय। तो दिवसावसान का मतलब क्या हो गया? शाम का समय। फिर है आपके शब्द मेघमय, मेघमय, मेघ मतलब कहते हैं बादलों को। तो जो मेघमय यानी मेघों से भरे हुए, आसमान है और आसमान में बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। समय कब है? कब का है? इवनिंग का है, शाम का है। और स्थिति कैसी है उस समय प्रकृति की? कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। तीसरा जो शब्द है वो है तिमिरांचल। अब ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तिमिरांचल भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तिमिर और आंचल। तिमिर का मतलब होता है अंधकार और आंचल का मतलब होता है साड़ी, आंचल। ठीक है, तो तिमिरांचल यानी कि अंधकार का आंचल। भाई जब संध्या आएगी
और उसको स्त्री के रूप में जब हमने चित्रित किया है तो उसने कैसी साड़ी पहन रखी है, कैसा आंचल है उसका, अंधकार का, चारों तरफ क्या है, अंधकार ही अंधकार है। अधर, अधर मानी होठ। विलास, इसमें शब्द आया है हास विलास, तो हास का मतलब तो होता है हंसना और विलास का मतलब होता है कामुकता, है ना, इच्छाएं। अभिषेक शब्द आया इसमें, अभिषेक, अभिषेक का मतलब होता है, कहते नहीं अपन हमने शिव जी का अभिषेक किया, है ना। अभिषेक माने स्वागत करना, एक तरीके से वेलकम करना, है ना। अलसता, अलसता का मतलब है आलस्य, शाम को थोड़ा आलस आता है ना, थक जाते हैं पूरे दिन के, अलसता। नीरवता, अब देखो नीरवता, इसमें रव शब्द को निकालो, नी उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, जानते हो आप लोग, बीच का शब्द मूल शब्द रव, रव का मतलब होता है आवाज, अब लिख रहा नी यानी कि आवाज नहीं, मतलब शांति, मौन है चारों तरफ। और क्या है, अंबर, अंबर माने आसमान, अंतर समझना, मेघ माने बादल और अंबर माने आसमान। फिर है पथ, पथ माने रास्ता, पथ माने रास्ता। और आलाप का मतलब होता तान, जब गीत गाते हैं ना कोई तो वो आलाप देते हैं ना आ करके, ये आलाप माने तान। उसके बाद जो शब्द आपके है वो है नुपुर, मैंने आपको बताया नुपुर का मतलब होता है पायल के जो घुंघरू होते हैं ना उनको नुपुर बोलते हैं। फिर है आपके शब्द अव्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त माने जो प्रकट हो जाए, अ सामने लग गया, उपसर्ग लग गया, उसका विपरीत शब्द बन गया अव्यक्त, जो प्रकट नहीं हो रहा है। क्षिति माने धरती, मैंने आपको बताया। व्योम आसमान। अमल, फिर देखो अ उपसर्ग है और मल, मल माने मैल, और अ लग गया तो मैल नहीं, यानी कि स्वच्छ। अमल का मतलब क्या हो गया, स्वच्छ, साफ सुथरा, पवित्र। सरिता, सरिता का मतलब होता है नदी, आपने पर्यायवाची सुने होंगे, सरिता नदी। वक्षस्थल, वक्षस्थल का मतलब होता है छाती, वक्षस्थल का मतलब क्या होता है, छाती, सीना। उत्ताल, उत्ताल का मतलब ऊंची ऊंची, उत्ताल का मतलब क्या होता है, ऊंची ऊंची। और जलधि, जलधि, देखो यहाँ पे शब्द का की बनावट को देखो, जल प्लस धी, जल मानी पानी और धी मतलब भंडार, जो जल का भंडार हो, बताओ क्या, जहां जल ही जल हो, पानी ही पानी हो, कुआं, तालाब, सागर, समुद्र, बिल्कुल सही है। तो जलधि, ध्यान रखना, देखो इससे कितने शब्द बन सकते हैं यहाँ पर, जलधि ये जल का भंडार हो, सागर। जलद, जो जल को धारण करता हो, बादल। जलज, जो जल से उत्पन्न होता हो, कमल। देखो एक ही शब्द है जल, लेकिन हमने उसमें क्या लगा दिए, प्रत्यय लगा दिए, जलज, जय का मतलब होता है उत्पन्न होना, जो जल से उत्पन्न हो, कमल। जलध, द का मतलब होता है धारण करने वाला, जो जल को धारण करे, बादल। जलधि, जो जल का भंडार हो, वो सागर। ठीक है बेटा, ऐसे शब्दों को याद करना चाहिए। अनिल, अनिल मतलब हवा, अनिल माने हवा। और एक शब्द है अनल, अनल का मतलब आग। आपने युग में शब्द पढ़े होंगे, ऐसे शब्द पढ़े होंगे श्रुत सम भिन्नार्थक, जो सुनने में तो एक से लग रहे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग है। अनिल और अनल में जरा सा ही अंतर है, और जरा सी भी हमने लापरवाही बरते तो सुनने में एक से लग जाते हैं, अनिल और अनल, और अंतर कितना है, अनिल मानी हवा वायु और अनल मानी अग्नि आग। अंक, अंक मानी गोद, अंक मानी गोद, माँ की गोद होती है ना, अंक, बच्चे को गोद में ले लेते हैं, वो अंक। विस्मृति, विस्मृति मानी जो चीज हम भूल गए हैं, विस्मृति। कमनीय, कमनीय मानी बहुत सुंदर, कमनीय का मतलब क्या है, सुंदर। और विहाग, मैंने अभी आपको बताया कि संगीत की एक राग का नाम है जो रात के दूसरे प्रहर में गाई जाती है और करीबन 9 से 12 बजे के बीच में गाई जाती है। बहुत ही शुद्ध राग होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण राग संगीत का माना गया। तो जब आपको ये शब्दार्थ यदि समझ में आ गए हैं तो अब कविता को समझें, तब आपको अब कविता बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती जाएगी। क्लियर। और ये मैंने आपको बता दिया कि संध्या का चित्रण हो रहा है और संध्या का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है वो कि दिवसावसान का समय, समय कौन सा है, दिवस का अवसान हो गया है, यानी कि दिवस का अंत हो गया है, शाम हो गया है। और जब दिन का अंत होता है तो उस समय को हम शाम कहते हैं, उस समय को हम संध्या कहते हैं। और संध्या की क्या विशेषता है आप सब जानते हैं, क्या होता है कि चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधकार सा छाने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से नीचे उतर के आ रही है, क्योंकि आसमान में उस समय रोशनी होती है, फिर धीरे धीरे नीचे छाया उतर के आती है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उतर कर आ रही है। कवि यही कल्पना हमारे सामने कर रहा है संध्या का मानवीकरण करते हुए, और संध्या को एक नव यौवना के रूप में, संध्या को एक स्त्री के रूप में उन्होंने, सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया, वो भी कैसे, नव यौवना, कि वो बिल्कुल अभी युवा है। तो सूर्यास्त का समय है
और मेघ में आसमान से उतर रही है। ध्यान दीजिए, बादल जो आसमान है वो कैसा है, मेघ में, यानी कि बादल छाए हुए हैं। और जब आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो आपको वहां से ही मालूम है थोड़ा थोड़ा हर जगह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंधकार सा छाया रहता है। और जब मेघ में आसमान है तो अंधकार भी है और साथ में थोड़ी सी चारों तरफ क्या है, आपने देखा होगा जब बादल छाए रहते हैं तो थोड़ा मौसम होता है वो थोड़ा हैवी सा होता है, भारी भारी सा होता है, हवा उस समय नहीं चल रही होती है। तो मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी। वह संध्या सुंदरी कहां से उतर रही है, आसमान से उतर रही है। और आसमान की विशेषता क्या है कि वो मेघ में है, बादल छाए हुए। देखिए जो निराला है ना, वो अपने किसी भी जो जिस चीज का वर्णन करते हैं ना, प्रकृति के जिस उपादान का, उसके खूब सारे विशेषण बताते चलते हैं। तो उन्होंने विशेषण बताया है कि आसमान कैसा है, मेघमय, बादल छाए हुए हैं। तो वह संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है, संध्या रूपी सुंदरी। जब उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये रूपक अलंकार है। तो संध्या सुंदरी में कौन सा अलंकार है, रूपक। तो संध्या रूपी सुंदरी उतर रही है। और कैसे उतर रही है, कैसी लग रही है वो, परी सी। कैसी लग रही है, परी। जब भी कोई बहुत सुंदर स्त्री को हम देखते हैं बहुत सुंदर लड़की को हम देखते हैं तो हमारे मुंह से अरे यार परी सी लग रही है। मतलब परी अपने आप में हमारे सामने एक सुंदर स्त्री का चित्र उपस्थित कर देती है। तो उनको जो संध्या है वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री, परी जैसी लग रही है। अब बताओ यहाँ कौन सा अलंकार है जब उन्होंने संध्या को परी सी बता दिया, मतलब जब समान बता दिया, जब उपमेय और उपमान में समानता बता दी जाए तो उपमा अलंकार होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए संध्या सुंदरी में रूपक अलंकार है और परीसी में उपमा अलंकार है। तो वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि जब शाम होती है तो ये तो नहीं कि अचानक शाम हो गई, क्या होता है, धीरे धीरे सूरज ढलता है ना, सूरज धीरे धीरे अस्तांचल की तरफ जाता है और धीरे धीरे छाया हमारे जमीन पर आती जाती है। कोई एकदम परिवर्तन नहीं होता प्रकृति में, कोई भी परिवर्तन, आंधी तूफान की बात अलग है, बाकी सूर्योदय होता है वो भी धीरे धीरे होता है, सूर्यास्त होता है वो भी धीरे धीरे होता है। तो जो संध्या सुंदरी है वो धीरे धीरे आ रही है, मतलब संध्या की जो छाया है वो धीरे धीरे पृथ्वी पे आ रही है। आपने देखा होगा जब शाम होती है और छाया आती है तो अभी हमारे यहाँ तक आई, फिर जमीन पे यहाँ तक आ गई, फिर यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, तो धीरे धीरे उतर रही है। अब बेटा ये धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वेरी गुड, शाबाश। तो देखिए आप, मैंने आपको बताया था छायावादी कविता की एक विशेषता अलंकारिकता, अलंकारों का खूब प्रयोग किया जाता है मगर स्वाभाविक अलंकार। आप देखिए दो छोटी छोटी सी पंक्ति और उसी में 3 अलंकार आ गए आपके सामने। एक आ गया संध्या सुंदरी, परी है ना, परीसी आ गया और धीरे धीरे आ गया। और देखिए तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, संध्या सुंदरी परीसी, सवर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। तो ये समझ में आ गया आपको ये वाला स्टैंडर्ड कि दिवसावसान सूर्यास्त का समय है, शाम का समय है और मेघ में आसमान से, बादलों से भरा हुआ आसमान, बादलों से आच्छादित है पूरा जो आसमान है, और वहां से संध्या सुंदरी धीरे धीरे धरती पर उतर कर आ रही है, यानी कि धरती पर अब शाम हो गई है। क्लियर? यस मैम। आगे पढ़ते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि तिमरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास। संध्या सुंदरी ने क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया है, संध्या का मानवीकरण किया है, तो उसको परिधान, उसको वस्त्र पहने हुए दिखाया है। उसने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, कैसी साड़ी पहन रखी है, अंधकार की, क्योंकि संध्या में चारों तरफ क्या हो जाता है, अंधकार हो जाता है। एक तो संध्या में वैसे अंधकार हो जाता है क्योंकि सूर्यास्त हो रहा होता है तो रोशनी खत्म हो जाती है, और ऊपर से बादल कैसे है, मेघमय, बादल मतलब आसमान कैसा है, मेघमय, बादल छाए हुए, और जब बादल छाए होते हैं तो रोशनी वैसे ही कम हो जाती है, तो चारों तरफ क्या है, अंधकार छा गया है। और कवि कल्पना कर रहा है कि जैसे ये अंधकार अंधकार नहीं है बल्कि संध्या सुंदरी का आंचल है। और आपने देखा होगा जो आंचल होता है, जनरली आंचल के लिए जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हवा में लहराता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, बोलते नहीं बोलते कि आंचल लहराता जाता है, तो वो कह रहे हैं इस आंचल में कहीं कोई चंचलता नहीं, अर्थात हवा नहीं चल रही है, अर्थात हवा नहीं, हवा कैसे चलेगी, मेघ में आसमान है तो हवा तो चली नहीं रही है। तो तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आवाज, जो उसका तिमिर का आंचल है, यानी कि चारों तरफ जो अंधकार छाया हुआ है, उस अंधकार में कहीं कोई चंचलता नहीं है, कहीं कोई गतिविधि नहीं है, कहीं कोई गतिशीलता नहीं है, कोई का आभास भी नहीं है कि कोई गतिशीलता, कोई गतिविधि वहां पर हो रही है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। कवि कह रहा है कि जो संध्या सुंदरी है, वर्णन कर रहे हैं संध्या का स्त्री के रूप में, तो उसके जो होठ है वो दोनों बहुत मधुर है, और होठों की तो
विशेषता यही मानी जाती है, रसीली और मधुर होठ हो। तो कहते हैं जो संध्या सुंदरी है उसके दोनों होठ, दोनों जो अधर है वो मधुर है। अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, मैडम संध्या आपने ये तो बता दिया उसका आंचल मान लिया अंधकार, उसके होठ क्या है? होठ क्या है? आपने ये देखा होगा कि जब संध्या होती है ना, तो कहां से संध्या हमें उतरती दिखाई देती है? दूर यदि अपन देखें तो जहां पर धरती और आसमान दोनों मिल रहे होते हैं उस जगह को बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं उसको? क्षितिज। और ऐसा तो लगता है वहीं से संध्या आ रही है, सूरज वहीं डूब गया, वहीं से संध्या आ रही है। ऐसे सुबह जब अपन देखते हैं जहां सूरज धरती और आसमान मिल रहे होते हैं, उनको लगता है ना सूरज वहीं से आ रहा है, उसको क्षितिज कहते हैं। तो वहां धरती तो नीचे है और आसमान ऊपर, दोनों मिल रहे हैं और वहां पर वो सूर्यास्त हो रहा है, संध्या वहां से निकल के आ रही है, वो उसके होठ बता दिए। धरती और आसमान ये दोनों क्या है? उस संध्या सुंदरी के होठ हैं जो बहुत ही मधुर हैं। तो उनके जो होठ है वो क्या बताए? धरती और आसमान जहां मिल रहे हैं क्षितिज पे, वो तो कहते हैं मधुर मधुर। अब बता मधुर मधुर में फिर कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके, मधुर मधुर है दोनों उसके अदर, किंतु गंभीर। उसके होठ बहुत मधुर है, बहुत मधुरता है, बहुत रस से युक्त है उसके होठ, लेकिन कैसे है वो? गंभीर है, नहीं है उनमें हास्य विलास। जनरली हम जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं या मजाक करते हैं, परिहास करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे होठों पे आ जाती है ना, कि मुस्कान है वो होठों पे आ गई, या हमारा हास परिहास है जो होठों पे आ गया। पर वो कह रहे हैं जो उसके होठ है ना वो कैसे हैं? गंभीर है, उन पे कोई हंसी नहीं है, उनमें कोई विलास यानी कि कोई कामुकता की बात नहीं है, कोई मतलब उसमें विलासिता की चीज दिखाई नहीं दे रही है, गंभीर है। संध्या सुंदरी की जो होठ है वो कैसे हैं? गंभीर है। हंसता है तो केवल तारा एक। वो कहते हैं जो संध्या सुंदरी है वो तो बिल्कुल शांत है, उसके होठ भी एकदम गंभीर है, लेकिन जब संध्या सुंदरी उतर रही है तो वो क्या देख रहे हैं कि आसमान में एक तारा हंस रहा है। हंसता है तो केवल तारा एक तारा हंस रहा है। अब बेटा यदि आपने इवनिंग में देखा है और नहीं देखा है तो आज जाकर देखना आप इवनिंग में, जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूर्य तो डूब जाता है, लेकिन हमको आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। एक्चुअली वो तारा नहीं होता, और उसको देखना आप कहाँ पर? उसको आप इधर देखना, ईशान उत्तर की तरफ देखना, मतलब जहां सूर्यास्त हुआ है ना जस्ट उसके उलट की तरफ देखना, पूरब और जो उत्तर का हिस्सा होता है आग्नेय कोण, वहां देखना, आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। आज ही देख लेना आप। वो तारा नहीं होता एक्चुअली, वो ग्रह है, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, जिसे वीनस बोलते हैं, और वो प्रेम का प्रतीक है। शुक्र ग्रह किसका प्रतीक माना जाता है? प्रेम का। जैसे गुरु बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ऐसे शुक्र ग्रह है वो किसका माना जाता है? प्रेम का प्रतीक। तो वो कहते हैं हंसता है तो केवल तारा एक, केवल आसमान में हमको एक तारा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा है वो तारा? शुक्र ग्रह है जो हंस रहा है, जो चमक रहा है ना, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। और कवि की कल्पना देखिए कि जो शुक्र तारा है उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। हंसने का मतलब क्या है? उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, और ऐसा लग रहा है कि संध्या सुंदरी उतर रही है। अब संध्या सुंदरी का जो आंचल है वो अंधकार का है, उसके जो होठ है वो धरती और आसमान के हैं, लेकिन उसके बाल क्या है? आसमान में जो काले काले बादल है ना, बादल आपने देखा होगा एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, तो घुंघरालापन सा महसूस होता है। कभी कल्पना कर रहा है कि जो काले काले बादल हैं आसमान में वो संध्या सुंदरी के बाल हैं, घुंघराले बाल। और चूंकि वो जो घुंघराले बाल है आसमान में, और वहां पर एक तारा चमक रहा है, सूर्य जो ग्रह, वो जो शुक्र ग्रह है वो चमक रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे वो तारा उसके घुंघराले वालों में गुथा हुआ हो। आपने देखा होगा जब सौंदर्य करते हैं, जब सुंदरता करते हैं बढ़ाने के लिए, अपना श्रृंगार करते हैं, तो वो अपने केशों का, अपने बालों का भी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ कुछ अपने बालों में लगाते नहीं लगाते। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संध्या सुंदरी के जो बाल हैं, बाल किसको कहा गया है? उन बादलों को। उन बादलों में वो एक तारा गुथा हुआ है। क्लियर बेटा? हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और कभी क्या कल्पना कर रहा है कि जैसे ये जो तारा है ना, ये संध्या सुंदरी से प्रेम करता है, ये प्रेमी है। शुक्र ग्रह तो प्रेम का प्रतीक है, ये प्रेमी है, और संध्या को वो अपनी क्या मान रहा है? प्रेमिका मान रहा है, अपनी प्रिया मान रहा है। इसलिए उसने संध्या को अपने हृदय में, अपने हृदय की रानी बना रखा है। और चूंकि वो आसमान में हंस रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस समय संध्या सुंदरी जमीन पे उतर रही है और आसमान में वो हंस रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी इस प्रिया का अभिषेक कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है, उसका वेलकम कर रहा है।
तो पूरे आसमान में केवल एक चीज ऐसी है जो हंस रही है, चमक रही है, वो क्या है? तारा। कौन सा तारा? शुक्र तारा। क्या बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया और मजा आया? है ना। आगे चलते हैं। अलसता की शीलता, फिर देखो आप देखो उपमा अलंकार आ गया। फिर कौन सा अलंकार आ गया? उपमा। अलसता की शीलता, समानता बता दी। कैसी लग रही है वो? लता लग रही है। किसकी? आलस्य की लता लग रही है। कौन? संध्या। वो कह रहे हैं अलसता की सी लता, जो संध्या है, जो शाम है, जो शाम की सुंदरी है, जो संध्या सुंदरी है, वो आलस्य की लता लग रही है। लता मतलब बेल। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा खोल के अर्थ समझते हैं। उसको अलसता की लता क्यों कहा? आलस्य की लता क्यों कहा? क्योंकि शाम को हम सब लोग थक जाते हैं और हमारे अंदर थोड़ा सा आलस आ जाता है। आपने देखा होगा पूरे दिन काम करके जाते हैं, आप कहते हैं थोड़ा सा सुस्त आलू, यानी कि आलस आ रहा, पूरे दिन शरीर में आप थक गए हैं शरीर से, तो आप क्या कहते हैं? अपने आलस आ जाता है, आप थोड़ा लेट लेते हैं, अच्छा चाय पिला दो, थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ी नींद आ रही है। तो शाम का जो वक्त होता है वो कैसा होता है? आलस्य का वक्त होता है, इसलिए उसको आलस्य की लता कहा है। और लता मतलब बेल। क्या कहा है? बेल। अब तो आपने बेल की विशेषता देखो, जो लता होती है, बेल होती है, वो क्या जमीन में से अपने आप ही उगकर खड़ी हो जाती है क्या? उसको किसी का सहारा चाहिए होता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो भी लता और बेल लगी हुई है, वो या तो किसी पेड़ पे चढ़ रही है या फिर दीवार पे चढ़ के ऊपर चढ़ रही है। तो जो संध्या सुंदरी है उसको लता बोला है, क्योंकि वो सीधी खड़ी होके नहीं आ रही है, वो तो धीरे धीरे सरकती हुई आ रही है। और किसके साथ सरकती हुई आ रही है वो आगे बता रहे हैं। वो अलसता की सी लता किंतु कोमल की वह कली है। तो उसमें आलस है लेकिन बहुत कोमल है। कोमल यहाँ क्यों कहा है कवि ने शाम को? क्योंकि ये शाम है ना, वो भयानक नहीं है, भयंकर नहीं है, डर नहीं लगता उससे, वो डरावनी नहीं है, बल्कि बड़ी कोमल है, बड़ी मधुर है। तो वह किंतु कोमल की वह कली, कोमलता की कली है, यानी कि नव यौवना है, अभी पूरी तरीके से शाम हुई भी नहीं है। जैसे अपने जब 16-17 साल की जो उम्र होती है तो अपन क्या कहते हैं? नव युवती है, अभी उसका युवापन आया है। ऐसे ही संध्या को उन्होंने क्या कहा है? कोमलता की कली है, वो कोमल है, मधुर है, उसमें कोई डरावना या भयानकता नहीं है। अब देखो कोमलता की कली, अनुप्रास अलंकार भी आ गया और साथ में आप देखो कोमलता की कली, है ना। उसको संध्या को क्या बता दिया? कोमलता की कली। रूपक अलंकार आ गया। जगह जगह आप देखेंगे रूपक अलंकार और क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार भरे पड़े हैं इसमें। तो किंतु कोमलता की वह कली सखी नीरवता के कंधे पर डाले वहां। अब चूंकि वो लता है तो वो अपने आप तो आ नहीं सकती, उसको तो किसी दूसरे का सहारा चाहिए। तो वो कहते हैं उसकी एक सखी भी है, उसकी एक सहेली भी है, और उसकी सहेली कौन है? नीरवता, शांति। शाम को क्या हो जाती है? शांति। वो हल्ला मचा के नहीं आ रही है, जैसे आंधी तूफान तो क्या होता है? शोर मचाते हुए आते हैं। सुबह क्या होता है? पक्षी चहचहा रहे होते हैं, है ना, चारों तरफ आवाज आने लग जाती है, किचन में से, सबसे, स्कूलों की बस सब। जब सुबह होती है तो बहुत शोर होता है, लेकिन शाम को कोई शोर नहीं होता, शांति होती है। तो कभी कल्पना कर रहा है कि जो ये शांति है ना, ये जो मौन की स्थिति है, वो इस संध्या सुंदरी की सहेली है, और वो सहेली के कंधे पर बाहें रखकर धीरे धीरे नीचे उतर रही है। क्लियर? यानी कि जो संध्या है वो मौन के साथ, बिल्कुल शांति के साथ नीचे उतर रही है। छाहासी, कैसे उतर रही है? छाहासी। जो संध्या है आपने देखा होगा शाम को क्या लगती है? परछाई सी लगती है, चारों तरफ छाया छाया दिखाई देती है। तो छाहासी अंबर पथ से चली। कहां से चल के आ रही है? आसमान के रास्ते से धीरे धीरे छाया जैसी उतरती हुई जमीन पर आ रही है, अपनी सखी नीरवता के गले में हाथ डाले हुए, कोमलता की सी कली के रूप में, अलसता की सी लता के रूप में वो नीचे उतर कर आ रही है। पूरा दृश्य आपके आंखों के सामने है। बिंब कहते हैं इसको। बिंब की सजीवता देखिए, जीवंतता देखिए। अपन जब कविता पढ़ रहे थे अपने आंखों के सामने वो दृश्य बिल्कुल सामने उतर के आ रहा है। इसे कहते हैं अपन दृश्य बिंब, इंद्रिय बिंब। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब कभी को यहाँ एक कमी नजर आ रही है। संध्या इतनी सुंदर है, इतनी सुंदरता मधुरता के साथ आ रही है, लेकिन हमारा कवि तो संगीतकार भी है। मैंने आपको बताया निराला को संगीत से बहुत प्रेम था, बहुत मीठा गाते थे, संगीत का उनको बहुत नॉलेज भी था। और आपने देखा हो, आपको एक जो माँ सरस्वती का की जो प्रार्थना करते हैं वो इन्होंने ही लिखी है। तो इनको माँ सरस्वती के ये आराधक हैं और संगीत के प्रेमी हैं, तो इनको एक कमी खल रही है कि संध्या सुंदरी के हाथ में कोई वीणा नहीं है, अर्थात कोई मधुर संगीत उस समय बज नहीं रहा है। तो नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं है जिसे बजाया जा सके। हम तो पहले कह चुके हैं कि संध्या सुंदरी बिल्कुल नीरवता के साथ आ रही है, शांति के साथ आ रही है, कोई आवाज है ही नहीं। तो नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। और संध्या आ रही है,
उसका अभिषेक, उसका स्वागत केवल एक तारा कर रहा है। पर यह नहीं है कि संध्या आ रही है तो उसके स्वागत में कोई अनुराग के राग, कोई गीत गाए जाए, कोई आलाप, कोई संगीत छेड़ा जाए, वो ऐसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और नुपुरों में भी रुनझुन 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 नहीं। और संध्या सुंदरी है तो हम क्या अंदाज लगाते हैं कि जो सुंदरी है तो उसने पूरे आभूषणों को धारण कर रखा होगा, है ना। और आभूषणों में एक बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है पायल, और पायल में घुंघरू होते हैं। तो जब संध्या सुंदरी आई रही है, चल रही है तो उसके पैरों के घुंघरू बजने चाहिए ना। पर यहाँ पर संध्या सुंदरी के कोई घुंघरू भी नहीं बज रहे। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ शांति छाई हुई है, ना कोई वीणा की आवाज है, ना कोई संगीत की आवाज है, और ना ही पायल के घुंघरुओं की कोई आवाज है गूंज रही सब कहीं व्योम मंडल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। क्या कह रहे हैं वो? कोई आवाज नहीं है, ना वीणा का कोई संगीत है, ना कोई गाना है, ना तान है, ना कोई आलाप है, और ना कोई पायल के घुंघरू की आवाज है। चारों तरफ अव्यक्त, जो प्रकट नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ एक ही शब्द गूंज रहा है, क्या? चुप चुप चुप। उसको कभी इतनी ज्यादा शांति है कि कभी को ये चुप शब्द भी गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहोगे मैडम विरोधाभास अलंकार, जब कोई चुप है तो गूंज कैसे सकता है? चुप है तो गूंज कैसे सकता है? तो कभी कह रहा है इतनी ज्यादा नीरवता है, इतनी ज्यादा शांति है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ चुप चुप शब्द ही गूंज रहा हो। व्योम मंडल में जगती में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में। अब जो संध्या आ रही है तो कवि बता रहा उसका विस्तार कहाँ कहाँ हो गया है, उसकी जो शांति है, उसकी जो नीरवता है, वो धरती में हमें कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ कहाँ आसमान में दिखाई दे रही है, कहाँ कहाँ संध्या उतर के आई है। आप आज शाम को जाके जरूर संध्या को देखना। जब शाम होती है तो आप देखते होंगे आपके धरती पर आपको छाया आती दिखाई देगी, है ना। आकाश में आपको अंधकार दिखाई देगा। यदि आपके आसपास कोई नदी है या कोई पानी है तो वहां भी छाया उतरती दिखाई देगी, हर जगह। तो वही कह रहे हैं व्योम मंडल में शाम हमको कहाँ दिखाई दे रही है वो शांति? व्योम मंडल मतलब आसमान में चारों तरफ अंधकार सा हो गया, छाया छाया हो गई है। जगती तल में यानी कि धरती पर भी वो छाया के रूप में संध्या सुंदरी बिछ गई है, आ गई है। तो आपने ये देखा होगा कि सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में। और कहाँ दिखाई दे रही है संध्या? वो कह रही है जो शांत सरोवर है ना, तालाब। अब तालाब में फूल खिलते हैं, दिन में तो कमल खिलता है, और कमलनी जो होती है वो रात को ही खिलती है। कमलनी कब खिलती है? रात को खिलती है। तो दिन में जब कमल खिलता है तो कमल पे तो जो भंवरे होते हैं वो गूंजते रहते हैं, गुंजार करते रहते हैं। लेकिन शाम को जो कमलनी है वहां पर कोई भी भंवरा नहीं है। और शाम की जो संध्या की सुंदरी की जो छाया है वो उस शांत सरोवर भी कैसा है? शांत है, क्योंकि हवा नहीं चल रही। हवा चलती तो सरोवर में तरंगे उठती, पर तरंगे नहीं उठ रही हैं। तो सरोवर का जो पानी है वो भी कैसा है? शांत है, ठहरा हुआ सा लग रहा है। और उस ठहरे हुए पानी पर बहुत सारी कमलनियां खिली हुई हैं। उन कमल, और वो कमलनी की विशेषता बता दी मैंने आपको बार बार कहा है, वो विशेषणों का बहुत प्रयोग करते हैं। जो कमलनी दल है वो कैसा है? अमल। अमल मतलब स्वच्छ, साफ, पवित्र, उन पर कोई गंदगी नहीं है। उन पर भी संध्या सुंदरी उतर आई है, उन पे भी शाम की छाया उतर आई है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल पर। और छाया हमें कहाँ दिखती है? सरिता मानी नदी, और नदी को क्या कहा है? सौंदर्य गर्विता। जो नदी है उसको अपने सौंदर्य पे बड़ा गर्व है। नदी कितनी सुंदर लगती है जब बहती हुई आती है। आप देखिए पानी आ रहा होता है, उसमें बीच बीच में कुछ पत्थर या कुछ चीजें उसमें बहती हुई आती हैं, साफ निर्मल पानी होता है, दोनों तरफ किनारे होते हैं। तो कहते हैं जो सरिता है, जो नदी है, उसको अपने सौंदर्य पे बड़ा गर्व है, उसको अपने सौंदर्य पे बड़ा गर्व है। और उसका वक्ष स्थल का मतलब नदी की सतह है। वक्ष स्थल का मतलब क्या है? यहाँ पर भाई प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं ना, हर चीज का मानवीकरण किया। आप देख लीजिए उन्होंने संध्या का मानवीकरण किया, उन्होंने नदी का मानवीकरण किया। तो नदी का जो वक्ष स्थल है, नदी की जो सतह है, उस पर भी संध्या उतर आई है, यानी कि शाम की छाया उस पर भी दिखाई दे रही है। और धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अचल में। और संध्या कहाँ दिखाई दे रही है? केवल सरिता पे नहीं दिखाई दे रही, नदी पे नहीं दिखाई दे रही, क्या दिख रही? धीर वीर। देखो हिमालय पर्वत के कितने विशेषण बताए हैं। हिमालय पर्वत को कैसे बताया है? धैर्य का प्रतीक बताया है। और क्या बताया? वीरता का प्रतीक बताया है, क्योंकि अपना मस्तक ऊंचा करके खड़ा है, वीरता का प्रतीक बताया। और गंभीर है, वहां भी कोई चंचलता या आंधी तूफान नहीं है। शिखर पर हिमगिरी अचल में। जो हिमगिरी है, जो हिमालय का पहाड़ है, जो कैसा है? अटल है, जो एक जगह से दूसरी जगह टल नहीं सकता, जो अचल है,
ऐसे हिमगिरी पहाड़ के शिखरों पर भी संध्या सुंदरी उतर आई है, वहां भी शाम की छाया दिखाई दे रही है। और उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, और केवल नदियों पे नहीं, केवल पहाड़ के शिखरों पर नहीं, बल्कि कहां, समुद्र, जलधि माने समुद्र, समुद्र में प्रबल वेग चल रहा है, समुद्र में तरंगों की आघात चल रही है। समुद्र में आपने देखा होगा कि समुद्र में बड़ी बड़ी जो लहरें होती हैं वो उछाल मार मार के आती रहती हैं। समुद्र कभी शांत नहीं रहता, आपने देखा होगा, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, वहां भी तरंगे चलती रहती हैं। तो वो कहते हैं उत्ताल तरंगाघात, ऊंची ऊंची जो तरंगों का आघात हो रहा है, जिससे कि प्रलयंकारी जैसी आवाज होती है समुद्र में, ऐसी आवाज होती है जैसे जब बादल, घनघोर बादल, प्रलय के घनघोर बादल जब गरजते हैं, ऐसी आवाज समुद्र में होती है। उस समुद्र की प्रबलता पर भी हमें संध्या सुंदरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। और क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, कवि कह रहे हैं कि जो संध्या सुंदरी है वो जमीन पे भी है, पानी में भी है, आकाश में भी है, और हवा में भी है, और अग्नि में भी है। यानी कि ये पूरी दुनिया बनी किससे, पंच तत्वों से तो बनी है। हर तत्व में संध्या सुंदरी उतर चुकी है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसमें संध्या सुंदरी नहीं उतरी है, जिसमें शाम का आभास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है, कुछ नहीं। और वो संध्या सुंदरी किसके साथ आई है, चुप के साथ आई है, नीरवता के साथ आई है। तो संध्या सुंदरी के साथ ये जमीन में, आकाश में, अग्नि में, जल में, हवा में, सब जगह वो चुप चुप ही पसरा हुआ है, वो मौन शांति ही छाई हुई है। अब देखिए, ये तो शाम का वर्णन है। अब जब शाम हो जाती है तो उसके बाद धीरे धीरे जो शाम होती है वो और ज्यादा गहरी होती है, और धीरे धीरे वो रात्रि की तरफ अग्रसर होती है। और जब शाम रात्रि की तरफ अग्रसर हो जाती है, रात होने लगती है, तो हम सबको नींद आने लगती है। हम लोगों को नींद का नशा सा छा जाता है और हम सो जाते हैं। कभी क्या कल्पना कर रहा है उस बात की कि मदरा की वह नदी बहाती आती, क्योंकि सारे के सारे अब जीव जंतु जो हैं वो अब सो जाएंगे, नींद के नशे में खो जाएंगे। इसलिए कवि क्या कल्पना कर रहा है कि जैसे वो जो संध्या सुंदरी है ना, वो मदरा की नदी बहाती आ रही है, मदरा की अपने साथ में मदरा लेके आ रही है। मदरा मतलब शराब, और शराब का गुण क्या होता है कि वो इंसान को नशे में कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, वो उसके होश खत्म हो जाते हैं। और नींद में भी क्या होता है, हमारे होश खत्म हो जाते हैं, हम निष्क्रिय हो जाते हैं, सो जाते हैं। नींद का नशा आप देखते हैं ना, नींद में नशा आता तो अपन तो सो जाते हैं। तो वो कभी ये कल्पना कर रहा है कि वो मदरा की नदी बहाती हुई आ रही है, इसलिए व्यक्ति सो गए हैं। इसलिए नहीं सो गए कि उनको नींद आ गई है, व्यक्ति नशे में डूब गए हैं। किस नशे में डूब गए हैं कि संध्या सुंदरी मदरा की नदी बहाती हुई आ रही है, और थके हुए जीवों को वह सहस ने प्याला एक पिलाती। और कभी ऐसा महसूस कर रहा है, ऐसी कल्पना कर रहा है कि जो संध्या सुंदरी है वो अपने हाथ में मदरा का प्याला लेके आई है, और प्यार के साथ वो सबको वो मदरा का प्याला पिला रही है। यहाँ मदरा का प्याला क्या है, नींद है। बड़े प्यार से वो सबको क्या कर रही है, सुला रही है अपने आगोश में। आगोश मानी अंक में, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और अपनी गोद में उनको सुला रही है। आप देखते होंगे सब संध्या के बाद रात्रि आती है तो सब इंसान सो जाते हैं। कभी कल्पना कर रहा है जैसे रात्रि की गोद में व्यक्ति सो गया है, जैसे हम अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं, जैसे प्रेमी प्रेमिका की गोद में सो जाता है, उस तरीके से वो उनकी गोद में सारे के सारे लोग सो गए हैं। और कभी कल्पना क्या कर रहा है कि नींद नहीं, मदरा के प्याला पीकर वो सो गए हैं। एक्चुअल में यहाँ मदरा का प्याला क्या है, नींद है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। और जब इंसान सो जाता है तो फिर क्या होता है, जो चीजों को भूल गया है, जो चीजें उसे याद नहीं है, वो सब चीजें उससे किस में दिखाई देती हैं, मीठे मीठे सपनों में दिखाई देती हैं। तो कहते हैं कि फिर जो संध्या है वो रात्रि में परिवर्तित हो जाती है, रात्रि में सब लोग सो जाते हैं, और नींद में फिर उनको मीठे मीठे सपने दिखाई देते हैं। वो सपने दिखाई देते हैं जो वो अपने जीवन में जिन चीजों को वो भूल चुके हैं, जो पूरे दिन की उनकी थकान है, उस थकान को विस्मृत करके जब वो सो जाते हैं तो उनको मीठे मीठे सपने नींद में दिखाई देते हैं। और ये सब काम कौन कर रही है, संध्या सुंदरी कर रही है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन। अब संध्या रात्रि में बदल जाती है, लीन हो जाती है, अर्थात जो संध्या है वो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है और रात्रि में मिल जाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता मतलब तब भी कोई गतिविधि नहीं। आप देखो रात को तो सब गतिविधियां बंद हो जाती हैं, सब जगह निस्तब्धता रहती है। तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन। कवि का बढ़ जाता अनुराग, और कवि कहता उस समय मेरा प्रेम बढ़ जाता है इस जगत के प्रति, इस प्रकृति के प्रति, इस संध्या सुंदरी के प्रति, इस दुनिया की जो चीजें
हैं उनके प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम जाग पड़ता है। और आप समझते हैं कि जो प्रेम है, प्रेम जागने का समय भी ये रात्रि का पहला और दूसरा प्रहरी माना जाता है। तो कहता, कवि कहता है कि मेरे मन में बहुत प्रेम बढ़ जाता है इस प्रकृति के प्रति, इस सृष्टि के प्रति, और विरहाकुल कमनीय कंठ से। और मेरा मन, जो मेरा कंठ है, जो मेरा गला है, वो मतलब कवि का जो गला है वो बहुत ही सुंदर है। मैंने बताया ना, बहुत ही मीठा गाते हैं, बहुत ही सुंदर जो उनका गला है वो विरह से आकुल हो जाता है। वो भी अपनी प्रियसी से मिलने के लिए तड़प उठते हैं। जब रात होती है तो आपने देखा होगा, दिन तो अपना बड़ा अच्छे से निकल जाता है, लेकिन जब रात में अपना प्रिय अपने पास ना हो तो अपन विरह से आकुल हो जाते हैं। कहते हैं ना, दिन कट जाए रात ना जाए, है ना। तो दिन तो कट जाता है पर रात को अपनों को अपने प्रिय की बहुत याद आती है, तो वो कहते हैं विरहाकुल। इसलिए कवि का जो कंठ है वो कैसा है, विरह से आकुल हो रहा है, क्योंकि उसके मन में अनुराग बढ़ गया है। और आप निकल पड़ता तब एक विहाग, और तब मैं कोशिश भी नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता, कोई प्रयत्न नहीं करता, पर कोई ना कोई कविता मेरे कंठ से निकल जाती है और मैं एक नई कविता रच देता हूँ, एक विहाग रच देता हूँ, एक संगीत का कोई नया राग रच देता हूँ। और इस तरीके से मैं एक नई कविता लिखने का जो, और उसके लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया है, अपने आप ही, मतलब ये जो माहौल है, कवि ये कहना चाह रहा है बेटा कि कविता लिखने के लिए या कोई भी रचना करने के लिए एक वातावरण होना जरूरी है। ये नहीं कि आपको बिठा दिया जाए शोर में, कारखाने की आवाज में और आपसे कहे कविता लिखिए, नहीं लिख सकते आप। वहां पर फिर आप वैसे ही कविता लिख पाओगे, कारखाने की आवाज की ही कविता लिख पाओगे। तो कहता है रचना के लिए भी एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए, और कवि को यहाँ पर अपनी रचना के लिए, अपने सृजन के लिए, अपनी कविता के लिए एक अनुकूल वातावरण मिलता है, और उसको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। अपने आप ही जो उसके भाव हैं, जो उसके विचार हैं, वो शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं और एक नए गीत की रचना हो जाती है। तो ये थी संध्या सुंदरी। आपको कोई दिक्कत आई, समझ में आई है या नहीं आई है? ये हमने आपको व्याख्या समझा दी। 5 मिनट में आपको और समझा देती हूँ इसकी काव्यगत विशेषताएं। जब हम व्याख्या करते हैं तो काव्यगत विशेषताएं उनको बतानी होती है। तो यूं तो सारी काव्यगत विशेषताएं मेरे को समझाते समय मैंने आपको बता दी, फिर भी आप देख लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा जो हमें दिखाई दे रही है वो है प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से जो संध्या है उसका रूपकात्मक चित्रण किया है। संध्या का रूप हमारे सामने आ गया है कि वो कैसी है, कैसे उसके होठ है, कैसे उसके वस्त्र है, कैसे वो चल रही है, उसका रूपकात्मक चित्रण हमारे सामने आया है। दूसरा, सांध्यकालीन जो वातावरण है उसका सजीव रेखांकन कवि ने किया है। छायावाद की पृष्ठभूमि में प्रकृति का मानवीकरण किया गया, केवल संध्या का नहीं किया गया। अब देख रहे हर चीज का किया गया, तारा का किया गया, तारा हंस रहा है उसका किया गया, सरिता है, सब चीज का उन्होंने मानवीकरण किया है। और प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण है। देखो प्रकृति के 2 प्रकार के चित्रण होते हैं, एक प्रकृति का आलंबनकारी चित्रण होता है और एक उद्दीपनकारी। आलंबनकारी में क्या होता है, हम प्रकृति का डायरेक्ट चित्रण करते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने संध्या का किया है। और उद्दीपन में क्या होता है कि हमारे जो ये प्रकृति है वो हमारे भावों को उद्दीप्त करती है, उसको उद्दीपनकारी चित्रण कहते हैं, जो आपने रीति काल में पढ़ा था, सेकेंड ईयर में बहुत आया वहां पर। और साथ ही यदि कलात्मक विशेषता में हम देखें तो जो निराला की जो भाषा है वो बड़ी विशिष्ट भाषा है, तत्समता संस्कृत निष्ठ भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दावली की बहुत प्रधानता है, प्रतीकात्मकता है, विषय के अनुकूल है, जो उनके विचार है, भाव है, उसके अनुकूल उनकी भाषा। भाषा में एक प्रभाव रहता है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो रुकते ही नहीं है, कविता को पूरा एंड तक पढ़ते ही चले जाते हैं। इसको कहते हैं भाषा में प्रवाह है। साथ ही जो उनकी शब्दावली है वो बड़ी मौलिक शब्दावली है। उन्होंने शब्दावली कैसे ली नहीं है, आप ये देखो उन्होंने शब्द बनाए हैं, दिवसावसान, दिवस और अवसान को मिला के उन्होंने शब्द बना दिए। तो इस तरीके से कुछ संदिग्ध शब्द, कुछ सामासिक शब्द का उन्होंने प्रयोग करके शब्दों की मौलिकता हमको उसमें मिलती है। शैलीगत विशेषता में तो हम यही लिखेंगे कि ये छायावादी शैली है और गेय है, ये कविता गाई जा सकती है। इस कविता में लय है, संगीतात्मकता इसकी शैली में दिखाई देती है। और जो बिंब, सजीव बिंब विधान इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी आंखों के सामने वो बिंब उपस्थित हो जाता है कि संध्या कैसे आ रही है, कैसे चुप चुप का जो शब्द है वो चारों तरफ व्याप्त है। और छंद, मुक्त छंद की कविता है। कैसी कविता है, मुक्त छंद। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मुक्त छंद के आविष्कारक निराला ही थे। निराला ने ही मुक्त छंद का आविष्कार किया है। लोगों ने पहले उनकी बड़ी मजाक बनाई, बोला केचुआ छंद, क्योंकि पहले तो सब लोग वो तुकबंदी वाली कविता यही लिखा करते थे, पर यह निराला ने ही मुक्त छंद का आविष्कार किया है। और अलंकार सौंदर्य तो आप देख ही चुके हैं, जगह जगह उपमा अलंकार, जैसे परी सी है, अलस्ता की सी, लता, छाह सी,
रूपक अलंकार हम देख रहे हैं, संध्या सुंदरी में, सखी नीरवता में मानवीकरण उतर रही है, तारा हंस रहा है, ये सब क्या है, करता है, अभिषेक, ये सब क्या है, मानवीकरण है। और इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार, जगह जगह जितने भी निकाल पाओ आप, बहुत सारे अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार मैंने आपको संध्या सुंदरी कविता की व्याख्या समझाई और उसका काव्य की विशेषता बताई। बेटा यदि आपको ये याद है तो आप व्याख्या तो कर ही लेंगे, व्याख्या के साथ साथ इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है उस प्रश्न को भी आप आराम से उसके उत्तर लिख सकते हैं। फिर भी यदि कोई आपको दिक्कत आए तो दोबारा से मुझसे जरूर संपर्क करें और बातचीत।